बेटा आप सबको फिर से गुड मॉर्निंग। बेटा ये बहुत ही आसान है। ये जो चैप्टर हमारा है झांसी की रानी जो है ये बहुत आसान है। आसान इन द सेंस ये कि ये केवल कहानी है और कविता में लिख दी गई है। ये क्या है? ये केवल क्या है बेटा? ये कहानी है और कविता में लिख दी गई है। ठीक। अब इसकी लेखिका, इसकी जो कवयित्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। जब आप इस कविता के नीचे जाएंगे और इसके लेखक का आप जब नाम देखेंगे बेटा तो आप पाएंगे कि इसकी जो लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये देखो यहां लिखा है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो कविता इन्होंने लिखी ये एक देशभक्ति कविता है और देशभक्ति कविता के साथ साथ एक देशभक्त महिला की भी कविता है। देशभक्ति कविता है जिसमें देश प्रेम की बात कही गई है। और देश प्रेम भी कैसा देश प्रेम? एक महिला का अपने देश के प्रति देश प्रेम। और वो महिला कौन होती है? झांसी की रानी। अब झांसी कहाँ है? झांसी आपके उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसको बुंदेलखंड क्षेत्र में माना जाता है। तो उसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने झांसी किले को बचाया था। और झांसी को अंग्रेजों को न देने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था, सेना गठित की थी। और किस तरह से वो पैदा हुई, किस तरह से उनकी जिंदगी बीती, इस संपूर्ण इनके जीवन चरित्र का वर्णन इस कविता में हम पाएंगे। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। सबके पास बुक भी है? यस सर। सबके पास बुक है ना? यस सर। तो ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। और केवल मैंने बताया ना कि कहानी है और कविता के रूप में है। ये क्या है बेटा? ये कहानी है और ये कविता के रूप में है। तो मैं इसको पढ़ के आपको समझाते हुए चलूंगा और आपको आसानी से चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक, केवल आप लोग सुनिएगा। देखो कहानी का आनंद कब आता है? जब कहानी सुनी जाती है। ओके, कहानी को पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि कहानी लिखी किस परिप्रेक्ष्य में गई है। देखो बहुत आपको याद होगा कि 100-200 साल पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज भारत पर शासन करते थे, भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। और जो तमाम राजवंश थे, जो तमाम राजा थे, चाहे झांसी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे अवध हो, ये सब क्या होते थे? अंग्रेजों से मिल जाते थे। और अंग्रेजों में क्या होती थी? फूट डालो और राज्य करो की नीति होती थी। अंग्रेजों की ये सहायता करते थे मिलके, लेकिन अंग्रेज इनको आपस में लड़ा के हमारे देश पर राज करते थे। तो उसी पर अब जब वो राज करने लगे, हमारे देश में रहने लगे, तब हमारे देश को गुलाम बना लिए। और जब गुलाम बना लिए बेटा, तब लोगों के मन में एक आक्रोश हो गया कि अरे ये हमारे देश में आके हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो तमाम तरह की लड़ाइयाँ हुई, तमाम तरह के क्रांतिकारी पैदा हुए और उन्होंने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। तो उसी क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी थी झांसी की रानी। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा, उसी क्रांतिकारी में से एक क्रांतिकारी थी झांसी की रानी। इन्हीं की कविता को हमको पढ़ना है। और देखिए क्या है, कहते हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो पहली पंक्ति,
कितनी अच्छी लिखी गई है। कह रहे कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। भ्रिकुटी जानते हैं? भौं। भ्रिकुटी माने होता है भौं। ये सब आपके बुक पे पीछे दिए गए हैं। कहते हैं कि जब अंग्रेजों का राज्य इस देश पर हावी होने लगा तो सभी राजाओं के सिंहासन हिल गए और सबकी भौएं तन गई कि अरे ये क्या कर रहे हैं, हमारे देश में आके हमारे देश को ही गुलाम बना रहे हैं। तो कहते हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। मतलब वह भारत जो गुलामी का आदी हो चुका था, अब उसके अंदर एक नई क्रांति की ऊर्जा का संचार हुआ था कि अब वो अपनी आज़ादी लेकर रहेगा। तो आगे कवित्री लिखती है कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी माने खोना, खो जाना। तो कहते हैं कि जब भारतवंशियों ने ये जान लिया कि उनकी आज़ादी वास्तव में खो गई है, तब उनको समझ में आ गया और तब उन्होंने क्या किया कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी माने विदेशी या अंग्रेज, विदेशी कह सकते हो। तो जो विदेशी हमारे देश में आए थे, सबके मन में था कि अब इनको बाहर निकालो, अब ये हमारे देश में अत्याचार कर रहे हैं, अब इनको बाहर निकालो। तो हुआ क्या कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में। देखिए स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई बेटा 1857 में हुई थी, ठीक। तो 1857 में क्या हुआ था कि कह रहे हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार, मतलब राजवंशों की जो तलवार जो एकदम जिसमें जंग लग गया था, जिसको लोग यूज नहीं करते थे, लेकिन 1857 में एकाएक ऐसी क्रांति आई कि वह तलवार भी चमक गई। और बुंदेले हर बोलो, बुंदेले जो होता है बेटा वो एक जाति होती है जो अपने राजाओं की गाथा गाती है। बुंदेले जो है एक जाति होती है जो अपने राजाओं की प्रशस्तियां गाती है, राजाओं की प्रशस्ति गाने वाली जाति। प्रशस्ति गाने वाली जात का मतलब कि राजा का गुणगान करने वाली, ठीक। तो कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी। और बुंदेले क्या कहते हैं कि वह जो झांसी की रानी थी वह खूब लड़ी, मर्दों की तरह एकदम लड़ी। वो औरत थी लेकिन लड़ाई में उनको देखने से यह नहीं लग रहा था कि यह आदमी नहीं है, यह औरत है, ठीक। इतना क्लियर सबको? उसके बाद क्या होता है देखो, दूसरे पैराग्राफ पे हम आते हैं। कहते हैं कि कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनका वर्णन है, लक्ष्मीबाई का वर्णन है। लक्ष्मीबाई का क्या बेटा वर्णन है। और वर्णन कैसे है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली माने होता है सुंदर, ठीक। कहते हैं कि कानपुर के नाना थे, नाना साहेब, उनकी वो मुंह बोली सुंदर बहन थी और उसका नाम क्या था लक्ष्मीबाई, और अपने पिता की एकमात्र संतान थी। कहते हैं कि लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। वह अपने नाना के साथ ही क्या करी थी, पढ़ी थी और उनके साथ खेलती थी। और बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। लक्ष्मीबाई का देखो वीरता पूर्वक वर्णन किया गया है उनके जीवन का। तो उसकी सहेलियां क्या हुआ करती थी, बरछी जिसको आप जानते हो, ढाल जिसको सैनिक बचने के लिए प्रयोग करता है, कृपाण और कटारी उसकी ये सब सहेली, मतलब इन्हीं को लेकर वो खेलती रहती थी। उसके बाद कहते हैं कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनको शिवाजी की गाथाएं याद थी, शिवाजी की वीरता की गाथाएं याद थी। और बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कुल मिला के जो बुंदेली प्रशस्ति गाते हैं और ये बताते हैं कि
वास्तव में वीरता की एक प्रतीक थी। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, इतना क्लियर बेटा? अगला देखते हैं। कह रहे कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ माने खेल। कहते हैं कि लक्ष्मीबाई का वर्णन करते हुए कहते हैं कि या तो वो साक्षात लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या खुद में अपने आप में वीरता की देवी थी। कह रहे हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे एक जाति होती है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। जब मराठा जो राजवंश था, जब उसकी तलवारों के चलाने की तरीके को देखता तो बड़ा खुश होता कि अरे भाई ये तो कोई आदमी जैसा तलवार चला रही है। और कहते हैं कि नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब स्वीकार। लक्ष्मीबाई खेलती क्या थी? नकली युद्ध लड़ा करती थी आपस में अपने मित्रों के साथ। व्यूह की रचना, युद्ध में कैसे बचा जाए, कैसे युद्ध को बनाया जाए, उसको व्यूह कहते हैं। और खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलना और सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। चाहे वो सैन्य कहते हैं बेटा कि चाहे कि दुश्मनों को कैसे घेरा जाए, किले पर कैसे आक्रमण किया जाए, यही सब उसके खेल हुआ करते थे। किसके? रानी लक्ष्मीबाई के। क्लियर? फिर उसके बाद क्या कहते हैं? अगले पंक्ति में लेखिका कहती है, कवयित्री कहती है कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी जो थी उसकी भी देवी थी, उन्हीं की वह आराधना करती थी। और ये कथा कौन कहता है? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो ये उनके बचपन की बात हो गई। अब जब रानी लक्ष्मीबाई थोड़ी बड़ी होती हैं तब क्या होता है उसके बाद का वर्णन है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। वीरता की वैभव, वीरता की मूर्ति कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो उनकी सगाई कहाँ हुई थी? सगाई बने जिसको आप लोग क्या कहते हो? एंगेजमेंट। यस, वेरी गुड। हाँ बेटा, तो कहते हैं कि झांसी में उनकी जो सगाई हुई थी और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब रानी लक्ष्मीबाई का ब्याह हो गया है और हुआ कहाँ है? झांसी में हुआ। ठीक, तो जब किसी की शादी होती है तो आदमी जाहिर सी बात है खुशी रहता है। तो कहता है कि राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सभा सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सिवा आई झांसी में। राजमहल में अब चूंकि राजा की शादी हो गई है, रानी आ गई है, तो संपूर्ण राजमहल खुश है। उसी का यहाँ वर्णन है। कहते हैं कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्रा, अर्जुन की पत्नी का नाम था चित्रा और भगवान शंकर की पत्नी का नाम था पार्वती। तो कहते हैं कि जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया था और भगवान शिव ने पार्वती को पाया था, उसी तरह उस राजा ने उस रानी को पाया था। क्योंकि दोनों क्या थी? अपने अपने पति के प्रति पतिव्रता स्त्री थी। तो ऐसी कहानियां कौन कहता है? बुंदेली जो जाति है वो सबको सुनाती है कि वह ऐसी महारानी थी कि जिनके अंदर मर्दाना ताकत भी था और महिलाओं का वर्चस्व भी था। कहते हैं कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। अब देखो जब रानी की शादी हो गई है तो कहते हैं कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। पूरा राजमहल खुश है, संपूर्ण राजवंश खुश है। लेकिन उसमें एक देखो अब यहाँ से नया प्रसंग आ गया है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कहते हैं लेकिन अब देखो वही बात है कि समय का प्रकोप कोई नहीं जानता बेटा। कहते काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर ले आई। अब काल गति क्या लेके आई कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। अब रानी लक्ष्मीबाई का मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दुर्ग तोड़ना, सैन्य घेरना, व्यूह तोड़ना ये थे उसके
प्रिय खिलवाड़। तो जो व्यक्ति, जो महिला वीरता की निशानी लेकर तीर चलाकर खेली हो, तो कह रहे हैं कि तीर चलाने वाले कर में, जिस हाथ से उसने तीर चलाया था, कर माने होता है हाथ, उसे चूड़ियां कब भाई। क्योंकि देखो जब किसी महिला की शादी हो जाती है तो बेटा वो चूड़ी पहनती है ना, सुहागिन का लक्षण होता है। तो कहते हैं कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय अब विधि को नहीं दया। तो कितना मार्मिक वर्णन है। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, यहाँ मार्मिक वर्णन लिख दो। मतलब रानी के पति जो है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और रानी क्या हो जाती है, जिसका आदमी मर जाए उसको विधवा कहते हैं। ठीक, विधि माने होता है भगवान। कहते हैं कि विधि को नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। अब तो उसका पति मर गया और एक भी उसके पास बच्चा नहीं। अब मामला फंसा। और कहते हैं फिर वही बात कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होता है, रानी पैदा हुई, खेली कूदी, उनकी शादी हुई, उनका आदमी मर गया। अब झांसी के राजवंश में कोई भी राजकुमार है नहीं। अब राजवंश का क्या होगा, अंग्रेजों की नीति क्या थी कि जिस राजवंश में कोई राजकुमार नहीं होगा वो राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला दिया जाएगा। बात क्लियर। अब देखो, अब यहां से नया प्रसंग, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। मैंने आपको बताया ना कि जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होता था, अंग्रेजी राज्य उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेती थी। अब जब लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेजों का वायसराय था, उसने यह नीति बनाई थी। उसने देखा कि झांसी में तो कोई है ही नहीं। जब कोई झांसी में है ही नहीं तो उसे लगा कि यह अच्छा अवसर है और हम राज्य हड़प सकते हैं। तो राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। जब डलहौजी ने सब देखा कि अब झांसी पर कोई राजकुमार बचा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं है, तो उसने सोचा कि यही अच्छा अवसर है कि अब झांसी को अपने कब्जे में कर लिया जाए। तो उसने क्या किया बेटा कि उसने तुरंत अपनी सेना जो है किले पर भेजकर अपना झंडा फहरा दिया। ठीक, और लावारिस का वारिस बनकर, अब चूंकि झांसी के पास कोई उत्तराधिकारी है नहीं तो लावारिस हो गई, तो उसने कहा कि इसका वारिस ब्रिटिश सरकार बनेगी और कोई नहीं बनेगा। अब देखो, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, जिसकी आंखों के सामने उसका घर परिवार लुटता हुआ जाए, उसकी आंख से बेटा आंसू ही निकलेगा, हंसी नहीं निकलेगा। तो अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी। रानी देख रही है कि झांसी जो है अंग्रेजों के अधीन होती जा रही है और रानी केवल और केवल रोए जा रही है। ऐसी कथा कौन कहता है, जो बुंदेली जाति है वो हम उनसे हमको सुनने को मिलती है। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राज नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी यह अब दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो इस पैराग्राफ में बेटा बताया गया है, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो पहले व्यापारी बन के आए थे, और जब वो व्यापारी बनकर आए थे तो यहाँ के राजाओं से वो मदद मांगते थे। मदद किस लिए मांगते थे कि हमको भारत में व्यापार करने दिया जाए। लेकिन अब समय बदल गया है, कह रहे हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। फिरंगी माने विदेशी, कि यह विदेशी जो है, जो अंग्रेज हैं, अनुनय विनय माने विनम्रता प्रार्थना भी नहीं सुनते हैं। और जो पहले व्यापारी बन के आए थे, जो पहले
दया मांगते थे, दया याचना करके भारत में आए थे। अब क्या है, अब उनकी काया पलट हो गई है। अब डलहौजी ने पैर पसारे, अब उनका जो है पैर पसारना का मतलब अब उनका साम्राज्य फैल गया है और राज नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जिन राजाओं से वह याचना करता था, दया मांगता था, अब उसको भी उसको क्या कर रहा है, पैरों तले ठुकरा दे रहा है। क्यों ठुकरा दे रहा है? क्योंकि वह उसने अब सबको अपने अधीन कर लिया है। कह रहे हैं कि रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी। रानी दासी बन गई थी और दासी महारानी, मतलब अंग्रेज जो पहले दास हुआ करते थे भारत में, अब राजा बन गए। और रानी जो इस महल की वास्तविक महारानी थी, अब अंग्रेजों के अधीन आकर उनको दासी बनना पड़ सकता था। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? कोई बोर Yes, sir. कोई बोर नहीं ना हो रहा है? No, sir. No, sir. ठीक है बेटा, चलो आगे देखो, No, sir. आगे देखो। अब देखो, अब अंग्रेजों के शासन का वर्णन है। अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया है। कह रहे हैं कि छिनी राजधानी दिल्ली के लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। देखो कैसे कैसे अंग्रेजों ने हर प्रांत को लिया। तो कहते थे कि छिनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली माने लखनऊ भी ले लिया, कैद पेशवा था बिठुर में, कानपुर भी ले लिया, नागपुर का भी नागपुर भी ले लिया, उदयपुर माने उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये सब क्या थे? सब पर अंग्रेजों का वज्र गिरा था। मतलब अंग्रेजों के शासन में सब थे। और उनके अलावा और कौन था कि बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। अब बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, आगे हम देखते हैं। कहते हैं कि रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जीवर ले लो लखनऊ के 9 लाख। अब रानी देखो अंग्रेजों में रो रही। अब रानी, रनिवास माने होता है वह स्थान जहां रानी रहती है, या इसको अंतःपुर कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको बेटा? अंतःपुर कह सकते हो। इसको कहते हो अंतःपुर, महल का वह जगह जहां रानी रहती है। तो कहती है कि अब रानी अपने घर में बैठ के रो रही है, ठीक, और उनके पास क्या गम है उनको खुद नहीं पता है। कहते हैं कि उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। मतलब इस तरह बिकते थे जैसे कलकत्ते का बाजार लगाओ। कलकत्ते का बाजार एक मुहावरा है। तो कहते हैं कि सरे आम नीलाम छापते थे। अब देखो, जो भी संपत्ति नीलाम करनी है उसको सरेआम अंग्रेजों का अखबार छाप रहा है कि यहाँ ये नीलाम हो रहा है, यहाँ वो संपत्ति झांसी की, और बेच कौन रहा है? अंग्रेज। कह रहे हैं कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। लखनऊ का 9 लाखा हार बड़ा फेमस था बेटा। तो उस समय वो सब चीजें क्या थी? अंग्रेजों ने नीलाम करके उससे पाई गई संपत्ति को अपने पास रखना शुरू किया। कहते थे कि यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। अब जितनी भी देसी चीजें थी वो विदेशियों के हाथ बिक रही थी। उसके बाद क्या है देखो ध्यान से एकदम समझो। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधपंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब देखो, अब इधर दुख घेरे हुए है रानी को कि हमारा महल जा रहा है, हमारी कुटिया जा रही है, लेकिन जो उसके सैनिक थे उनके मन में अपमान का बदला चल रहा है कि अपमान अंग्रेजों ने हमारा किया है, हम इनका बदला लेंगे। और जो नाना थे वो पेशवा में क्या कर रहे थे? सैनिक इकट्ठा कर रहे थे। और उनकी बहन जो थी कौन? लक्ष्मीबाई,
उन्होंने रणचंडी का कर दिया, मतलब उन्होंने कह दिया कि अब युद्ध हम करेंगे, बिना युद्ध के हम झांसी देंगे ही नहीं। आप किसी भी तरह का नियम बना लीजिए, लेकिन झांसी अगर आपको लेना है तो जीत के लीजिए, वैसे मैं झांसी का समर्पण नहीं करने दूंगी। कौन कह रहा है? रानी ने अपने मन में यह बात ठान ली। कह रहे कि हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब देखो, रानी ने अपने मन में संकल्प कर लिया और उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ किया कि अब मुझे किसी भी तरह से झांसी को बचाना है। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर तम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। अब देखिए, अब जब रानी ने यह आह्वान कर दिया कि मैं बिना युद्ध के झांसी नहीं दूंगी, तो कहते हैं कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। अब ये जो आग थी, जो क्रांति की ज्वाला थी, जो रानी ने प्रत्येक भारतीय के मन में भरी थी, जिससे उनको यह आभास था कि संपूर्ण भारतवंश, संपूर्ण भारत का व्यक्ति इस आग में क्या करेगा, इस आग में अपने आप को झोंकेगा। किस आग में? क्रांति की आग में, स्वतंत्रता की आग में। तो कहते हैं कि महलों ने दी आग, मतलब आग किसने भड़काई थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी कहाँ रहेगी? महलों में। तो महलों ने दी आग का मतलब हो गया कि झांसी की रानी के द्वारा वह भड़काई गई चिंगारी झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, मतलब नीचे तबके के रहने वाले लोगों के भी मन में एक ज्वाला पैदा हो गई कि जब राजा लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। और यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, मतलब लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना खुद जागृत हुई थी। रानी ने केवल एक, उनके अंदर केवल एक का चुप साध रहो बलवाना वाला उनको बस समझाया था कि लड़ जाओगे, जीत जाओगे, झांसी अपनी हो जाएगी। ठीक, कह रहे कि झांसी चेती, झांसी को समझ में आ गया। दिल्ली चेती, दिल्ली भी ने भी समझ लिया कि लड़ना पड़ेगा। और लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। कह रहे कि मेरठ कानपुर पटना सब जगह के रहने वाले राजा क्या किए, एकदम उनके मन में यह आ गया, हौसला आ गया कि अब हम लड़ेंगे और किसी भी हाल में देश को स्वतंत्र कराएंगे। कह रहे कि जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जब संपूर्ण भारत में बात आ गई तो जबलपुर और कोल्हापुर भला कैसे बचता। कह रहे कि कुछ बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। इसके आगे बेटा हम लोग इसके आगे बेटा हम लोग इसके आगे बेटा कल पढ़ेंगे। ठीक, कल हमारी क्लास होगी बेटा 9:30 बजे से, जो आपकी एसएसटी की क्लास होगी वो क्लास कल हम लेंगे, हिंदी पढ़ाएंगे और इसको कल हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक, अब बताओ बेटा, ऐसा कोई पैराग्राफ है जिसको जहां न समझ में आया हो, ये कहानी न समझ में आई हो तो उस पर पूछो।